हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एज सच तो हम इस टॉपिक को अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोगों ने होपफुली पार्ट 1 इसका देख लिया होगा। कोशिश करें इस पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। मोटे तौर पर ये काफ़ी आसान सा प्रिंसिपल है समझने के लिए, बट इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है और ये जो हमारे अकाउंट्स को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल we should treat business as a separate entity distinct from its owner and all other entities, and all the transactions are recorded from the business point of view, not from the businessman point of view. मैंने डेफिनेशन लिखी है बेटा आप लोगों के लिए बोर्ड पर, ये आपको हेल्प करेगी जब आपको एग्ज़ाम में कोई आंसर करना होगा। बट आप मुझे ध्यान से सुने, वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उन्हें लॉजिकली समझने में। बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसे हम सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि बिजनेस को हमेशा उसके ऑनर से अलग मानकर चला जाएगा। उन दोनों को अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहीं माना जाता। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस और उसके ऑनर, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन, दोनों के बीच में आपस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो ऑनर हूँ, मैं तो मालिक हूँ, अगर मैंने कुछ पैसा निकाल भी लिया तो मुझे लिखने की क्या ज़रूरत, मेरा ही तो पैसा है। नहीं भाई, अकाउंट्स कहता है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, तो यू शुड फॉलो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक नहीं बल्कि दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी कारण से जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, और जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है तो भी रिकॉर्ड किया जाता है। जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल, विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स, तो ये चीज़ें हमारे लिए रिकॉर्ड करना जरूरी हो जाती हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल वी शुड रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये याद रखना है। ये तो हमने समझ लिया कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी है ऑनर से वो अलग है, उसकी अपनी पहचान है, उसका अपना नाम है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उसी के नाम से, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के नाम से ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगी और सारी की सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो ये माना जाएगा कि पैसा आ रहा है, और जब बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया तो माना जाएगा कि पैसा जा रहा है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आपने काफ़ी बार प्रैक्टिकल क्लासेस में सुना होगा अपने टीचर्स को बोलते हुए, या मेरी भी पुरानी वीडियो, कोई प्रैक्टिकल चैप्टर्स की वीडियो लाइक जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखी होंगी। तो मैं काफ़ी बार इस बात को बोलता हूँ कि बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो कौन बताता है हमें? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बताता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। फाइन। नेक्स्ट प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली प्रिंसिपल्स तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है, और आपने प्रैक्टिकल अगर थोड़ा बहुत भी किया है, कोई प्रैक्टिकल की वीडियो देखी है तो भी आपको क्लियर हो गया होगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, only those transactions should be recorded in books of account which can be measurable or convertible in terms of money। मनी मेजरमेंट, जो हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, ये बताता है कि हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए
जो इकोनॉमिक हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सकता है। जितनी भी ऑल अदर नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर किया था, उसमें भी हमने ये बात सीखी थी कि अकाउंट्स जो है उसमें सिर्फ आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकते हो। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजरेबल और कन्वर्टिबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सके या उन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सके। भाई सिंपल सा एग्जांपल है, किसी पर्सन की क्वालिटी, ठीक है जी, उसका कलर, ये चीज़ें आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हम उसे कितनी सैलरी देते हैं, ठीक है जी, वो हमारे लिए कितने अमाउंट का प्रोडक्शन करता है, इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसी पर्सन की ऑनेस्टी, उसका हार्ड वर्क, इसे मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता। तो हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सके। लाइक कितने रुपए के गुड्स बेचे, कितने रुपए के गुड्स खरीदे, कोई असेट खरीदी 50,000 रुपये की, तो ऑब्वियसली उसमें मनी इन्वॉल्व हो गई, उसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें सिंपल सी बात बताता है कि जब भी आप अकाउंट्स करेंगे तो आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे जिन्हें मनी में कन्वर्ट करना या उन्हें मनी में मेज़र कर पाना पॉसिबल हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो नॉन मॉनेटरी होती है, किसी की क्वालिटी, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, या फिर हमारा जो बिजनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, हड़ताल हो गई है, ऐसी बातें जिन्हें मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी ब्रेक द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू स्मॉलर पीरियड, usually for 1 year, so that we can measure the performance of the business after a regular interval of time. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, बेटा आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ईयरली मेंटेन करते हैं। जनरली जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, अप्रैल टू मार्च। जितने भी हमारे जो हम कह सकते हैं हमारी कंट्री लेवल पर, जो हमारे नेशनल लेवल पर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई टैक्स डिपार्टमेंट है, कोई एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट है, या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपसे हमेशा आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड करेगा वो हमेशा अप्रैल टू मार्च के केस में ही करेगा। तो इसलिए जनरली हर कोई उसको अप्रैल टू मार्च ही बनाता है, लेकिन 1 साल का ही बनाता है। ये किसने बताया? ये हमें अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने बताया। इसने कहा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने कि भैया बिजनेस की लाइफ तो इनडेफिनेट है। ऐसा तो हमें गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ने बताया था। गोइंग कंसर्न अजम्पशन में क्या था कि बिजनेस की लाइफ तो इनडेफिनेट है। अब बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, और बेटा किसी भी एक बिजनेस की ट्रू प्रॉफिट और लॉस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब वो क्लोज हो जाए। अब क्लोज होगा नहीं क्योंकि गोइंग कंसर्न कहता है, तो क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या हम अपनी जो बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसका कभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे? बेटा इसी समस्या से बचने के लिए अकाउंट्स ने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बनाया। उसने कहा भैया जो बिजनेस की लंबी चौड़ी लाइफ है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, और वो छोटा पार्ट यूजुअली 1 साल का बनाया गया ताकि कंसिस्टेंसी आ जाए। देखो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी अप्लाई हो गया। भाई आप कभी 6 महीने के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, कभी 1 साल के, कभी 9 महीने के। आप 1 साल के कर रहे हो, आपकी दूसरी फर्म है जो आपकी पड़ोसी फर्म है वो 1.5 साल में कर रही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप जो कंपैरिजन पावर है, जो कंपेरेबिलिटी पावर है, वो तो ख़त्म ही हो जाएगी, चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। तो हमने इसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए अकाउंट्स ने इसको जनरली 1 साल का रखा। बिजनेस की होल लाइफ को
हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हर एक पार्ट 1 साल का। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हर 1 साल के बाद कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो प्रॉफिट और लॉस है, जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे ईयरली मेज़र कर पाया, चेक कर पाया, दूसरों के साथ कंपेयर कर पाया। तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स, यूजुअली फॉर 1 ईयर, so that its performance can be measured on regular basis of interval। यहां पर मैंने लिखा its performance। यहां पर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छे प्रॉफिट हो रहे नहीं हो रहे? कहीं लॉस पे तो नहीं जा रहे? नहीं जी, हमने तो चेक ही नहीं करा कभी। अरे भाई चेक करो, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल अप्लाई करो, बिजनेस की लाइफ को ब्रेक करो और हर साल के एंड में बिजनेस को इमेजिनरी क्लोज करो बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर अगले साल ओपन करो। उसे इमेजिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम क्लोज मान लेते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे सोचकर उसके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं जैसे आज हमारा बिजनेस बंद हो गया, फिर अगले साल अगले दिन फिर दोबारा ओपन कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा, बैलेंस बीडी बनाना, बैलेंस सीडी बनाना, क्लोजिंग एंट्री करना, ओपनिंग एंट्री करना, ये सब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का ही पार्ट है। ठीक है भाई, आपको 2 छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि इसमें बिजनेस की लाइफ को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर पार्ट जनरली 1 साल का होता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ईयरली चेक कर पाते हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, आपको नाम से ही पता लग पा रहा होगा, फुल्ली डिस्क्लोज। डिस्क्लोज करने का मतलब होता है बेटा शो करना, चीज़ों को पूरे तरीके से शो करके चलना। वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप मेंटेन करते हैं, यू शुड disclose all the significant information fully in books of account। जब आप वो अकाउंट्स बना रहे हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आपको शो करना पड़ेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिन्हें जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर पाना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, अभी आप इसकी डिटेल में मत जाना बेटा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फ्यूचर लायबिलिटी होती है जिसके अमाउंट अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। तो हम एज़ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एज़ पर अकाउंट्स, हमें ये जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें ये अलाउ ही नहीं है कि हम ऐसी किसी लायबिलिटी को जिसका अमाउंट डिसाइडेड ही नहीं है और वो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है कि ऐसा होगा तो होगी, नहीं हुआ तो नहीं भी होगी, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में। तो हम उसका नीचे एक नोट बना देते हैं बेटा। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट अकाउंट्स उसको हमें अलाउ नहीं कर रहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने के लिए, तो हम उसके लिए नोट्स बना सकते हैं। कोई अलग से एक पेपर पे लिखकर उसे टैग, एक एज अ टैग उसको वहाँ पर कर सकते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सिंपल सी बात है कि आपको सभी ज़रूरी चीज़ों को शो करके चलना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है बेटा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटीरियलिटी, यहाँ पर मैटीरियल का मतलब है इम्पॉर्टेंस, किसी चीज़ का मैटीरियल होना, वर्थफुल होना, कि भाई हमारे लिए ये आइटम, ये इंफॉर्मेशन, ये ट्रांजैक्शन मैटीरियल है, इसकी हमारे लिए कोई वर्थ है, उसे हम यहाँ पर मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है। ये फुल डिस्क्लोजर से उल्टा लगता है। ये कहता है ओनली दोज इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर मटेरियल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, वर्थफुल है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉफिट और लॉस है या हमारे जो बिजनेस डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करता है। भाई उसकी इतनी वर्थ तो हो ना,
उस ट्रांजैक्शन की, उस अमाउंट की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि ओनली दोज इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर मटेरियल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जिनकी कोई वर्थ बनती है। क्योंकि बेटा देखो, बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट की होती हैं। अब अमाउंट छोटा है या बड़ा, ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द बिजनेस क्या है। अब भैया रिलायंस कंपनी के लिए जो अमाउंट छोटा है, हो सकता है 50,000 रुपये भी उसके लिए एक छोटा अमाउंट हो, बट एक बिजनेसमैन काम ही 2 लाख रुपए लगा कर रहा है, उसके लिए तो 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं, वो बिजनेस के नेचर और उसके साइज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये समझ लेना। बेटा देखो, याद करने के लिए तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन तो बड़ी आसान लिख दी है मैंने। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और लर्न कर लो, फटाफट लर्न हो जाएंगी। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसके बेस कि बेसिकली ये होते क्या हैं। क्योंकि जब आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज उन्हें अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प करेगी। डेफिनेशन का रट्टा मारने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, जब वो आपको डेफिनेशन लिखने को बोलेंगे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तब आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न तो आप इसको नोट करके कर लेना, समझ मेरे से लो आप अच्छे से। तो कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल होती है और कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं होती, अब वो समझ लो। मैंने कहा ये टोटली डिपेंड करता है साइज ऑफ द बिजनेस और नेचर ऑफ द बिजनेस पर। अब जैसे भाई मेरा बिजनेस है, एक नॉर्मल बिजनेस है, और उस बिजनेस से मैं ईयरली 10-12 लाख रुपए कमाता हूँ, यानी कि एक महीने में 1,00,000 रुपए का मेरा जो इनकम है, या टर्नओवर कह देते हैं कि भाई 10 लाख रुपए के आसपास की मेरी मंथली टर्नओवर है। अब मेरे बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंस हो जाते हैं। जैसे मेरा अकाउंटेंट है, उसे कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ी, उसने एक 100 रुपये दिए पीएन को कि भैया जाओ मेरे लिए एक 20 रुपये वाले 2 पेन ले आओ, एक 30 रुपीज़ वाली 2 नोटबुक्स ले आना, उसके अलावा एक पेंसिल, एक इरेज़र और एक शार्पनर ले आना। ये 100 रुपये का सामान ले आओ भाई। उसने आकर बताया कि सर ये 98 रुपीज़ में आ गया सारा सामान, ये लो 2 रुपये। अब क्या अकाउंटेंट उस 98 रुपीज़ की समरी लिखना शुरू करे कि भैया 20 रुपीज़ वाले 2 पेन की कंपनी, फिर 2 नोटबुक्स, फिर एक पेंसिल 3 रुपीज़ की, शार्पनर 5 रुपये का? बेटा ये नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेगा, डिटेल में लिखेगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट की जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो पर्पज़ है वो ना गायब हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो तो मंथ में या साल में कम होती हैं। भाई आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अब ये तो बेटा कम ही होगी ना, पूरे साल में 1 या 2 बार ही खरीदोगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी स्टेशनरी है, चाय मंगा ली, समोसा आ गया, तो ये चीज़ें तो बेटा रूटीन में 10-10 बार हो जाती हैं। एक दिन में 2 बार, 4 बार, वीक में 10 बार लिखने लगे तो पता लगा जो मशीन खरीदी वो तो छुप गई बेचारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ये ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो गई। तो अकाउंट्स कहता है ये मटेरियल नहीं है। आप पूरे मंथ का या पूरे साल का इसको अलग से एक आइडिया लगा लो कि भैया ये टोटल मिला के 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं हमारे स्टेशनरी में। अब स्टेशनरी की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या स्टेशनरी, सीधा लिख दो स्टेशनरी एक्सपेंस। चाय आया, समोसा आया, कोई कस्टमर आ गया उसको एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी, पूरे साल में इकट्ठा करके लिख दो यार। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस या पैटी एक्सपेंस, बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, छोटे छोटे खर्चे, पैटी एक्सपेंस। तो क्योंकि बेटा इन खर्चों को आप डिटेल में लिखना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वो कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो डिटेल में जो मटेरियल हो। ये मटेरियल नहीं है। तो आपने देखना है कि आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो आपके बिजनेस के साइज़ और नेचर के अकॉर्डिंग उसके वो कितनी वर्थफुल है आप लोगों के लिए। अब अगर आपने कोई मशीन खरीदी 50,000 रुपये की तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसका वाउचर संभाल के रखना पड़ेगा कि मशीन थी इस वाले मॉडल की, इस वाले व्यापारी से, इस सप्लायर से आई थी, उसका पूरा वाउचर आपको बनाना पड़ेगा। आपको उसके सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका बिल रखना पड़ेगा संभाल कर हमेशा। बट समोसों के बिल की ज़रूरत नहीं है उसका वाउचर बनाने की, आपको कोई नीड नहीं है। आप उसका कंबाइंड वाउचर बना सकते हो, पूरे वीक का, पूरे मंथ का या पूरे साल का। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई? मटेरियलिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन डिटेल which are material or relevant for the preparation of financial statements।
ऑल इमटेरियल फैक्ट्स शुड बी इग्नोर, यानी कि जो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है बिजनेस पर ही, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया बेटा? यहाँ तक हमने ये 5 प्रिंसिपल्स अभी तक पढ़े, टोटल ये 11 हैं, 3 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आखिरी बचा हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल आज की क्लास के लिए। ठीक है जी, प्रूडेंस प्रिंसिपल भाई, इसको तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन या इसके बेस पर 1 मार्क के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट काउंट होता है। इसे हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं बेटा, कंजर्वेटिज्म। जैसे प्रूडेंस होता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा हमेशा अपनी होल लाइफ, अब तक हमेशा लोगों से सुनते आए होंगे, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, अपने माइंड को हमेशा सकारात्मक रखो। बट ये प्रिंसिपल थोड़ा उल्टा है बेटा, ये कहता है थिंक नेगेटिव, बुरा सोचो, जितना ज़्यादा सोच सकते हो उतना बुरा सोचो। यानी कि ये प्रिंसिपल छोटी सोच का है, नैरो माइंडेड, नेगेटिव सोचने की बात कर रहा है, इसीलिए इसका नाम कंजर्वेटिज्म रखा। आप इंग्लिश वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा, कंजर्वेटिव होना, नैरो माइंडेड होना, छोटी सोच का आदमी होना, ये तो बड़ा ही कंजर्वेटिव आदमी है भाई। तो ये प्रिंसिपल भी हमारा बड़ा कंजर्वेटिव है, इसलिए इसका एक नाम कंजर्वेटिव भी रख दिया और एक नाम तो प्रूडेंस प्रिंसिपल है ही। बड़ी सिंपल सी बात कहता है ये इसमें, और बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने यहाँ इसलिए इसको कैप्स में लिखा। इस लाइन में इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया गया। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानो जब तक कि वो एक्चुअल में ना हो जाए, लेकिन होने वाले लॉसेस को लॉस मान लो अभी से, और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लॉस के लिए क्या प्रिपरेशन होती है बेटा? अगर आपको लगता है कि 1 साल बाद मेरा ये लॉस होने वाला है या मेरा ये बड़ा खर्चा होगा, भाई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका बर्थडे आता है अक्टूबर में, अब जुलाई चल रहा है, आपको पता है भैया यार दोस्त मानेंगे नहीं, मूवी दिखानी पड़ेगी और 2000 रुपये तो पक्का खर्च हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अभी से ही आप अभी से ही धीरे धीरे अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे पैसे बचाना शुरू कर देंगे कि भैया मुझे तो 5000 रुपये चाहिए बर्थडे वाले दिन, 2000 रुपये तो दोस्तों को पार्टी देनी है और 3000 रुपये के शूज़ भी लाने हैं यार, न्यू शूज़ अब की बार तो मैंने रीबॉक के ही पहनने हैं बर्थडे पे। मैं स्टार्ट कर दिया मैंने फ्यूचर में होने वाला कोई हैवी एक्सपेंस या लॉस जिसका मुझे अभी से आइडिया था कि होगा, मैंने स्टार्ट कर दी उसकी प्रिपरेशन। अब बर्थडे वाले दिन क्या हुआ कि जैसे ही सुबह उठे, पता नहीं उस दिन पेरेंट्स को क्या मतलब एक वो हुआ, उन्होंने आकर 5000 रुपये पकड़ा दिया आपके हाथ में। उन्होंने कहा बेटा ये ले, फ्रेंड्स को पार्टी भी दे दियो और अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लियो। अब इधर आपने बड़ी मुश्किल से अपनी पॉकेट मनी में से बचा बचा कर, खर्चा ना करके पैसे जोड़े हुए थे 5000 रुपये, उधर से 5000 और मिल गए। अब दुख होगा इस बात को देखकर कि क्यों मिल गए? नहीं, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं और इन केस वो लॉस नहीं होता तो आपके तो मज़े आ गए ना बेटा, पैसा भी इकट्ठा हो गया, लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के केस में आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और अभी से आप अपने एक्सपेंस बढ़ा लेते हो, ह्यूमन नेचर है ना बेटा, अगर मुझे लग गया कि भाई मुझे आगे चलकर बहुत सारा पैसा मिलने वाला है तो मैं कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंस बढ़ा दूंगा। अब हुआ ये कि एक्सपेंस तो बढ़ गए लेकिन बाद में वो प्रॉफिट किसी कारण से नहीं हुआ, तो बेटा डबल नुकसान हो गया ना, प्रॉफिट भी नहीं आया, खर्चा भी हो गया। तो इसलिए अकाउंट्स कहता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फ्यूचर वाले प्रॉफिट को जब तक वो आपको हो ना जाए उसे प्रॉफिट मत मानना, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को लॉस मानकर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अगर फ्यूचर में लॉस नहीं हुआ तो भी फ़ायदा, और हो भी गया तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे, हमें कोई ऐसा झटका नहीं लगेगा, कोई हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा अचानक होने वाले नुकसान से।
तो ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वी शुड मेक प्रोविजंस। आप देखेंगे बेटा अभी आगे चलकर जब वो चैप्टर्स करेंगे तो प्रोविजंस बनाएंगे हम, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स और भी प्रोविजंस फॉर लॉसेस। तो वो सब इसी प्रिंसिपल के कारण बनते हैं। तो मेक प्रोविजंस फॉर प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस बट इग्नोर एनी फ्यूचर प्रोबेबल गेन अंटिल इट एक्चुअली हैपन्स। फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अभी से प्रोविजंस बनाना शुरू कर दो, प्रिपेयर होना शुरू कर दो, अपने होने वाले प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा अलग रखना शुरू कर दो ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास एक फंड कलेक्ट हो जाए उस लॉस को पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। लेकिन प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट मत मानो जब तक कि वो एक्चुअल में ना हो जाए। ठीक है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें एक छोटी सी लाइन और बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग स्टॉक की जो हम वैल्यूएशन करते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आगे करेंगे हम इसको। याद रखना क्योंकि इसके बेस पर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस के बेस पर रिकॉर्ड होती है। आप याद रखना, काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसकी दो वैल्यू हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट वैल्यू, तो हमेशा दोनों में से जो कम वाली है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। वो इसी प्रिंसिपल के कारण होता है। उसके पीछे वो प्रिंसिपल का नाम पूछेगा आपसे 1 मार्क में, तो आपने बताना है प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम है हम ज़्यादा सेफ होके चल रहे हैं। भाई कम, हमें एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना, या तो हमने जितने में ख़रीदा है या जितने में मार्केट में बिक सकता है। बिका नहीं है ना अभी, तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन बिक सकता है। तो दोनों में से जो कम है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो हम सेफ हो जाते हैं। सेफ साइड में हम काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, बस आपको ऐसे ही जनरल बता दिया, याद रखोगे तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है जी, ठीक है भाई बच्चों, होपफुली आपको आज की इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिला होगा। बेटा बेनिफिट उठाने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी है। वीडियो देखें, उसके बाद आपके अपने पास कोई भी जो कोर्स बुक है उस बुक को उठाएं, इन जो भी प्रिंसिपल्स आज पढ़ाए गए हैं इनको दोबारा रिपीट करें, और रिपीट करने के बाद इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें, क्योंकि थियोरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी इसका बचा हुआ पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और फिर मिलेंगे जल्दी। बाय, टेक केयर।